आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील एक गेंद समान द्रव्यमान वाले किसी एक अन्य स्थिर गेंद से इस प्रकार से टकराती है कि टक्कर के पश्चात प्रत्येक गेंद जो है वास्तविक अपनी दिशा से 30 डिग्री के कोण पर विभक्त हो जाती है और कोण पर गति करने लगती है। इस तरह टक्कर के बाद दोनों गेंदों की चाल हमें ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन पे, और ये भी बताना है कि क्या इस टक्कर में ऊर्जा संरक्षित रहती है या नहीं। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन पे हमें दिया हुआ है वैसी कंडीशन वैसा डायग्राम हम बना लेते हैं पहले, जिसमें से दो गेंद हमने ले रखी। अगर ये हमारी पहला गेंद होता है और ये हमारे दूसरा गेंद होता है। पहली गेंद एक नियत वेग से आगे एक दिशा पे बढ़ रही है, एक अक्ष में ये हमने दिखा दिया कि वो एक नियत वेग से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने उसे दिखाया तो ये v बनता है। v के रूप में कितना मान, 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 9 मीटर प्रति सेकंड से वो स्थिर गेंद पर टकराती है, तो स्थिर दूसरा गेंद होगा। तो टकराने के बाद हो क्या रहा है, ये दोनों आगे की तरफ जानी चाहिए, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन पे बोला गया है ये दोनों अपनी वास्तविक दिशा से 30 डिग्री के कोण पर गति करती हैं। तो अगर हमने कुछ इस तरह से बना दिया पहले गेंद के लिए, पहले गेंद को ये 30 डिग्री कुछ इस तरह से बता रहा है, और नीचे की तरफ भी हम देखें तो उसी अक्ष से वो 30 डिग्री का कोण कुछ इस तरह से वो बताता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रमशः कितना हुआ, 30 और 30 कोण हुए, 30 डिग्री का कोण 30 डिग्री, और यहाँ पर भी ये बनता है 30 डिग्री के रूप में। चलिए, अगर ऊपर की तरफ हम पहले गेंद की स्थिति को बता रहे हैं और इसी तरह नीचे की तरफ दूसरे गेंद की स्थिति को बताया जा रहा है, तो दोनों के घटक बनेंगे कौन कौन से, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। ऊपर की तरफ हम देखें और पहली गेंद के लिए देखें तो वो हमारे पास होगा v1 साइन 30 डिग्री के रूप में, और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है v1 कॉस 30 डिग्री के रूप में। ठीक है, इसी तरह अगर नीचे की तरफ देखें दूसरे गेंद के लिए होगा तो इसे लिखेंगे v2, ये क्या बनेगा v2 साइन 30, और यहाँ पर ये क्या बनता है v2 कॉस 30। देखिए दोनों की दिशा एक ही रहने वाली है अगर हम क्षैतिज घटकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ पर देखें तो x अक्ष की जो धनात्मक दिशा है यहाँ पर है, और y अक्ष की धनात्मक दिशा ऊपर की तरफ, और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर अगर हम टक्कर देख रहे हैं, ठीक है, तो दोनों गेंद की तो टक्कर है वो द्विविमीय है। ठीक है, द्विविमीय का मतलब ये होता है कि ये दो डायमेंशंस में, जैसे y और अक्ष दिशा दोनों में जा रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे द्विविमीय टक्कर। प्रारंभिक रूप से प्रत्येक गेंद के लिए उसके द्रव्यमान की बात करें तो प्रत्येक गेंद के लिए द्रव्यमान समान होता है, तो m और m हमने मान लिया। ठीक है, और ये बोला कि पहली गेंद जो हमारे पास है उसके लिए उसका जो वेग होगा u1 के रूप में होगा, कितना है 9 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरे के लिए जो उसका वेग है वो u2 है जिसका मान 0 है क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो टक्कर के पहले अगर हम देखें, टक्कर के पहले जो इनका कुल संवेग हम कहेंगे गेंदों का प्रारंभिक संवेग, तो गेंदों का प्रारंभिक संवेग अगर हम लिखें तो उसे p1 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के कितना होगा, कुल मिलाकर के ये बनता है m u1 प्लस m u2 के रूप में, बनेगा कितना p1 के रूप में। अगर हम इसे लिख रहे हैं तो m का मान यहाँ पर है हमारे पास m, u1 का मान 9, तो 9 m हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मान तो 0 हो जाए। ये जो हमें मिलेगा वो है kg मीटर प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास p1 का मान हुआ। अब दूसरा प्रारंभिक संवेग तो हमने देख लिया। अगर हम अंतिम संवेग की बात, तो हम पहले ये कहते हैं कि टक्कर के बाद जो u1 पहली गेंद थी उसका जो अंतिम वेग हो जाता है वो v1 हो जाता है, और दूसरे के लिए दूसरा गेंद जो है उसका जो वेग हो जाता है उसे v2 के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। ये टक्कर के बाद की कंडीशन है। टक्कर के बाद की कंडीशन है, तो अगर हमें यहाँ पर देखना है तो दो घटक बन सकते हैं, एक x की दिशा में बनेगा, एक y की दिशा में बनेगा। v1 और v2 के दोनों के घटक की बात हम कर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं x की दिशा में, x दिशा में अंतिम संवेग क्या लिखेंगे हम उसे, ये हम x की दिशा में देख रहे थे कि दोनों v1 cos 30 और v2 cos 30 x की धनात्मक दिशा पर थे, तो इस तरह से अगर हमने उसे कहा तो x दिशा में गेंदों का जो संवेग होगा उसे हम बोलते हैं p2 x के रूप में। ये मान कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा m v1 cos 30, और दोनों की दिशा तो एक ही है इसलिए m ये हमने लिख लिया v2 cos 30 डिग्री के रूप में। ठीक है, तो हम यहाँ पर p2 x को क्या लिखें आगे, ये हमारे पास होगा m1, m कॉमन आ गया। ठीक है, v1 यहाँ पर है तो cos 30 को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वर्गमूल 3/2, और यहाँ पर बनेगा m v2 और ये भी बनेगा वर्गमूल 3/2 के रूप में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, m वर्गमूल 3/2 हमारे लिए कॉमन फैक्टर्स हैं, और v1 प्लस v2 हमारे लिए होता है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है p2x। ये क्या है, x दिशा में जो दूसरा संवेग है या अंतिम संवेग का मान है वो, इसे ले लेते हैं, और फिलहाल हमने इसे ले लिया और समीकरण तो नाम दे देते हैं। इसी तरह बिल्कुल हमें देखना है y दिशा में गेंदों का संवेग क्या होगा, इसे हम ले देंगे p2y के रूप में। ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो वो बनेगा m v1 sin 30, और इसी तरह यहाँ पर बनेगा m v2 sin
30 के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनता है P2 y के रूप में, ये हमारे पास बनेगा। m हमारे पास कॉमन है और v1 यहाँ पर देखें ये बनता है 1/2, ऋण हम करें तो ये m v2 और ये बनता है 1/2 के रूप में। तो P2 y अगर हम उससे लिख रहे हैं तो हमारे पास बन क्या रहा है, ये हमारे पास बन रहा है m, कॉमन फैक्टर में m/2 है और यहाँ पर हम लिखें तो v1 ऋण v2 के रूप में इसका मान है। ठीक है, तो ये हमारे पास भी बना। दूसरे y अक्ष की दिशा में तो ये हमारे पास बनता है समीकरण 3 फिलहाल। अब हम लगाएंगे संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण नियम से हम पहले x की दिशा में देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x की दिशा। x की दिशा में जो यहाँ पर प्रारंभिक वेग था वो कितना था 9m। ठीक है, और वो उसके बाद कितना हो गया, उसके बाद हमने देखा तो वर्गमूल 3/2m और यहाँ पर बनते थे v1 प्लस v2 के मान। ठीक है, यही तो हमें दिया हुआ था समीकरण 2 की सहायता से। ठीक है, समीकरण 2 को यहाँ पर जोड़ा हमने, m और m के मान कट जाते हैं, 2 यहाँ पर गया 18 बना 18 और बचता है वर्गमूल 3 यहाँ पर और हम इसे लिखते हैं v1 प्लस v2 के रूप में। ये हमारे पास क्या बन गया है, संवेग संरक्षण के नियम से x दिशा में हमें जो v1 और v2 का मान है वो मिल गया। हाँ, और इसे भी चलिए अभी ले लेते हैं फिलहाल समीकरण 4, आगे शायद ये हमारे काम आए। और y दिशा में हम देख रहे हैं, y दिशा में जो संवेग संरक्षण नियम अगर हम लगाएं तो हमारे पास प्रारंभिक रूप से y की दिशा में जो संवेग था वो क्या था, वो 0 था। अब बाद की स्थिति पर वो मान है m/2 v1 ऋण v2 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर m और 2 चले जाएंगे और v1 का मान यहाँ पर v2 के बराबर आएगा, ये हमें समझ में आ गया। इस तरह से v1 v2 का मान बराबर है ये बोला गया है, तो इसके हिसाब से हम इसे समीकरण 4 में रख के देखते हैं। ठीक है, समीकरण 4 से हम लिखेंगे वो कितना होगा, यहाँ पर है 18/वर्गमूल 3। हमने v1 v2 का मान रखा तो 2 यहाँ पर v आ गया, चलिए v के रूप में ही हम ले लें इसे, तो चलिए v1 के रूप में ही अगर हम इसे ले लें तो दोनों का मान तो समान है। अब तो इसका मान कितना बन जाता है, ये बन जाता है 9/वर्गमूल 3 के रूप में v1 और v2 दोनों का मान। तो हल करने के बाद v1 और v2 का मान कितना बना, v1 और v2 का मान हल करने के बाद हमारे पास आता है 5.196, ये किस में रहेगा मीटर प्रति सेकंड पर। तो ये हमारे लिए वेग का परिमाण हुआ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि टक्कर के पश्चात भी दोनों गेंदों के लिए उनका वेग समान है और वो परिमाण के रूप में 5.196 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर होता है। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन पे हमें कहा गया था कि क्या इस टक्कर में ऊर्जा संरक्षित होती है, तो हम इसे देख लेते हैं कि टक्कर के पहले ऊर्जा कितनी थी और टक्कर के बाद ऊर्जा में क्या परिवर्तन आया। तब निकाय के लिए उसके प्रारंभिक ऊर्जा को देखें तो प्रारंभिक ऊर्जा क्या होगी, E1 के रूप में हम ले लेते हैं। ये होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल। स्थितिज ऊर्जा यहाँ होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर स्थिर अवस्था में कोई वस्तु है नहीं। ठीक है, या कुछ विशेष अवस्था में वस्तु है नहीं। अब देखिए तो पहली गेंद यहाँ पर है तो इसे हम लिखते हैं 1/2, m हमने ले लिया और u1 स्क्वायर लिखा। दूसरे के लिए हमने लिखा 1/2, ये बनता है m u2 स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है, तो ये E1 का मान हुआ। तो कितना आ रहा है बताइए, ये हमारे पास बनता है 1/2, m हमारे पास है, u1 का मान 9 दिया हुआ था तो 9 का स्क्वायर हमने कर दिया, धन यहाँ पर u2 का मान हमारे लिए 0 था, बाकी टर्म्स 0 हो गए। तो E1 हम देखें तो वो कितना आ रहा है, वो हमारे पास 81/2 m के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये टक्कर के पहले की ऊर्जा है, कुल ऊर्जा इन दोनों निकायों को मिला करके, मतलब इस निकाय के लिए दोनों गेंदों को मिला करके। अब हम अंतिम ऊर्जा, फिर से निकाय की अंतिम ऊर्जा को हम देखें तो उसे E2 के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर से वही सूत्र बनेगा लेकिन 1/2 m यहाँ पर बनता है v1 का टर्म, v1 स्क्वायर 1/2 हमने किया, m यहाँ पर बनता है v2 का स्क्वायर हो गया। तो E2 का मान हमारे लिए कितना होगा, 1/2 हमने लिया, यहाँ पर m है और v1 का मान हम देखें तो कितना आया हमारे पास, वो आया है 5.196, ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा टर्म भी उसके बराबर ही है, इसलिए गुणा 2 हमने कर दिया, 2 और 2 के मान यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो E2 का मान हमारे लिए कितना आता है, ये हमारे पास आता है 5.196 का स्क्वायर गुणा m के रूप में। के बाद इसका मान लगभग आता है E2 के रूप में 26.99, या हम उसे लिख सकते हैं 27। तो 27 m हमारे पास आ गया। ये क्या है, टक्कर के बाद ऊर्जा को बता रहा है। इस बीच अगर हम इन दोनों को, टक्कर के बाद जो ऊर्जा है और टक्कर के पहले जो ऊर्जा है वो बराबर नहीं है, मतलब ऊर्जा संरक्षण नियम यहाँ पर नहीं लग रहा है, गतिज ऊर्जा यहाँ पर बराबर नहीं है। E1 अगर बराबर E2 के रूप में अगर हम बात करें तो ऊर्जा संरक्षित यहाँ पर नहीं होती है, तो जो ऊर्जा यहाँ पर क्या हुई है, जिस ऊर्जा का हानि यहाँ पर हुआ है, ठीक है, टक्कर के बाद, वो यह बताता है कि टक्कर जो है वो अप्रत्यास्थ है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।